नमस्कार, मैं राजेंद्र देव। बड़ी अपडेट लखनऊ से। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा जारी करेगी लोक संकल्प कल्याण पत्र। लोक संकल्प कल्याण पत्र भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी निकाय चुनाव के लिए। 25 अप्रैल को भाजपा अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। लखनऊ में पार्टी का लोक संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से जारी करेंगे। इन चुनाव को भी कितनी गंभीरता से लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, ये इस बात का प्रमाण है। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस मैनिफेस्टो का रूप क्या होगा अनुभव? बीजेपी ने अब ये तय किया है कि निकाय चुनाव के लिए भी अपना अलग से एक मैनिफेस्टो, या हम कहें जिसको नाम बीजेपी देती है लोक संकल्प कल्याण पत्र, उसे जारी किया जाएगा। और खासतौर से जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की बात बार बार बीजेपी कह रही है, उसी सारी चीजों का जिक्र होगा कि कैसे जो शहर है, जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं, उनको कैसे विकसित किया जाएगा, कैसे डेवलप किया जाएगा। तो उन सारी चीजों को लेकर ही हम बात कर रहे हैं। तो लोक संकल्प पत्र में उन्हीं सारे चीजों को रखा जाएगा। खासतौर से जितने भी बड़े महानगर हैं या फिर जिनको हम कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के तौर पर जो डेवलप हो रहे हैं, वहां पर क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, इन सारी चीजों का जिक्र उस लोक कल्याण संकल्प पत्र में होगा। 25 अप्रैल को वो जो है जारी किया जाएगा, बीजेपी का लोक संकल्प कल्याण पत्र। और खुद मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे, और लखनऊ में ही ये जो लोक संकल्प कल्याण पत्र है बीजेपी उसे जारी करेगी। और जब वोट मांगने के लिए जाएंगे लोगों के बीच में, तो अपने लोक संकल्प पत्र को लेकर ही बीजेपी जाएगी और ये कहेगी कि देखिए, हमने विधानसभा चुनाव में जब लोक संकल्प पत्र जारी किया, 110 चीजें हमने वादा किया था, उसमें से 90 के आसपास हमने पूरा कर दी, जो बार बार बीजेपी के लोग कहते हैं। तो इसी तरह हम इस निकाय चुनाव में भी अपने लोक संकल्प पत्र के साथ आ रहे हैं। और अगर जो ट्रिपल इंजन की सरकार, जिसको बार बार बीजेपी कह रही कि जो शहर की सरकार बनेगी वहां पर भी बीजेपी आएगी, तो इन सारी चीजों को पूरा किया जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद आपका। और भाजपा नगर निगम चुनाव को लेकर नगर विकास रथ भी निकालेगी। नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी ये नगर विकास रथ निकालेगी। 24 अप्रैल से भाजपा के इस कैंपेन की शुरुआत होगी। सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस विकास रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको कार्यक्रम बता दें, मुख्यमंत्री योगी 24 अप्रैल को सहारनपुर में इस रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी में इसे उसी दिन हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उसी दिन गाजियाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इसे रवाना करेंगे। और 24 अप्रैल को ही प्रदेश अध्यक्ष मेरठ से इस नगर विकास रथ को हरी झंडी दिखाएंगे और रवाना करेंगे। इसके माध्यम से भाजपा नगर में कराए गए विकास कार्यों को आम जनता तक ले जाएगी। यह लक्ष्य है। और आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी आज अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। 7 नगर निगमों के मेयर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी करेगी आज। अन्य सीटों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। 7 नगर निगम दूसरे चरण में अपना मेयर चुनेंगे और इसके लिए जो प्रत्याशी है उनकी घोषणा आज भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके अलावा जो नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, उनकी घोषणा भी आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाएगी, ऐसा अनुमान। आपको बताते हैं कि दूसरे चरण में किसका टिकट कटेगा और किसको टिकट मिलेगा। जो जानकारी हमारे पास है, कानपुर में जो सिटिंग मेयर है प्रमिला पांडे, इनका टिकट कट सकता है। और नीतू सिंह की उम्मीदवारी कानपुर में लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे ही गाजियाबाद में जो सिटिंग मेयर है आशा शर्मा, इनका टिकट कट सकता है। और वहां पर वैश्य बिरादरी के किसी उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती है। हम गाजियाबाद की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको अयोध्या का हाल बताते हैं। जो जानकारी सूत्रों के हवाले से हमारे पास है, गाजियाबाद के बाद अब अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या में जो सिटिंग मेयर है ऋषिकेश उपाध्याय, उनका भी टिकट कट सकता है। गाजियाबाद में हमने आपको बताया जो सिटिंग मेयर उनका टिकट कट सकता है। अयोध्या में भी मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का टिकट कट सकता है। और अगर बरेली की बात करें तो वर्तमान मेयर उमेश गौतम को रिपीट कर सकती है पार्टी। लकी साबित हो सकते हैं इस मामले में उमेश गौतम। मेरठ की बात करते हैं, वहां पर एक ओबीसी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती है। शाहजहांपुर की बात करें अगर मेरठ के बाद, तो यहां पर पहली बार नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। नगर निगम पहली बार चुनाव में जा रहा है। और अलीगढ़ की बात करें तो 50 से ज्यादा दावेदार हैं वहां पर पार्टी में, और 19 इनमें से बहुत आगे बताए जा रहे हैं। इनके बीच में मुकाबला कठिन है। तो 7 नगर निगमों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी आज कर सकती है।
लेकिन बहुत सारे अपने जो सिटिंग मेयर से उनका टिकट काट सकती है। नाम उनके हम दिखा रहे हैं आपको। किसका टिकट कट सकता है अपनी स्क्रीन पर बाईं ओर आप देख सकते हैं, और किसको मौका मिल सकता है वो भी हम आपको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन के दाहिनी ओर जो कॉलम है उसमें आप वो नाम देख सकते हैं। शाहजहांपुर में सारे दल पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर जो उम्मीदवार होगा उसके बारे में तो ये समीकरण नहीं बैठते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में बयान आया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत का रिकॉर्ड बनाएगी और मेयर की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी। नंदगोपाल नंदी से जुड़े सवालों से बचते हुए दिखाई दिए डिप्टी सीएम। नंदगोपाल नंदी को जन्मदिन की शुभकामना देकर डिप्टी सीएम सवालों से बचते हुए दिखाई दिए। दरअसल कल प्रयागराज में सपा के पूर्व नेता रईस चंद्र शुक्ला की भाजपा में ज्वाइनिंग पर नंदगोपाल नंदी ने चिट्ठी सार्वजनिक करके अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। आरोप लगाया था चिट्ठी में उन्होंने कि कुछ लोग पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं। चुनाव में प्रयागराज नगर निगम सहित हम उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगम जीतने जा रहे हैं। कमल खिलने जा रहा है, जो कमल सुशासन का है, जो विकास का है, जो सुरक्षा का है, जो कानून व्यवस्था का है। आज हमारे श्री नंदगोपाल नंदी जी हमारी सरकार के कैबिनेट के सहयोगी मंत्री हैं। आज उनका जन्मदिन है, उनको मैं पूरी पार्टी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा निवेदन, आज उनका जन्मदिन है, मैं उनको शुभकामना दिया हूँ, उतना ही पर्याप्त। आज जन्मदिन नंदगोपाल जी का है, हमारे कैबिनेट के मित्र हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता। अब हमारी खबर कुशीनगर से है, जहां पर ग्राम पंचायत से टाउन एरिया बनने के बाद दुधही में पहली बार चुनाव होने जा रहा है। दुधही टाउन एरिया में करीब 20,000 वोटर्स हैं और अध्यक्ष पद के लिए कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहली बार टाउन एरिया बनने के बाद सड़क, पानी और सफाई यहां पर सबसे बड़ा मुद्दे हैं। जल निकासी और सुरक्षा के मुद्दे पर भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे। कुशीनगर जनपद के नगर पंचायत दुधही में जो चुनावी जो समीकरण है बहुत बदला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार टाउन एरिया का चुनाव होगा। ऐसे में तमाम प्रत्याशी ये दावा कर रहे हैं कि हम विकास करेंगे। लोगों की क्या मंशा है, किस मुद्दे को लेके लोग वोट देंगे, क्यों वोट देंगे, तो हम बात करते हैं। ये बताइए कि नगर पंचायत में पहली बार चुनाव होगा, क्या रहेगा, किस मुद्दे को लेकर आप लोग वोट देंगे? देखिए, चूँकि इस समय जो समय है युवा पीढ़ी का है, और युवा पीढ़ी अपने शिक्षा के क्रम में और रोजगार के क्रम में तमाम शहरों को घूम रही है, तो जो विकास का जो पिछड़ापन है दुधही में, ये बड़ा मुद्दा रहेगा की बार चुनाव में। और लोग तमाम सारी चीज़ों को परख रहे हैं, जाति, धर्म और दल की बात कर रहे हैं, तो विकास एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में की बार। किस प्रकार का विकास चाहते हैं आप लोग दुधही में? दुधही में विकास चाहते हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इसमें मतलब जो भी प्रत्याशी मतलब अच्छा विकास करेंगे, शिक्षा के बारे में सोचेंगे, स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे, उनको वोट किया जाएगा। अगली अपडेट हापुड़ से है। बसपा सरकार में पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह की बेटी मानवी कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। हापुड़ सदर नगर पालिका सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं मानवी सिंह। हापुड़ नगर पालिका सीट अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है और यहाँ पर बसपा नेता की बेटी मानवी सिंह कांग्रेस में शामिल हो गई है और कांग्रेस की प्रत्याशी भी घोषित हो गई। हापुड़ की बात कर रहे हैं हम। हापुड़ सदर नगर पालिका सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी बन गई है मानवी सिंह। ये सीट अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के आपदा प्रभावित क्षेत्र सरखेत का दौरा किया और इस मौके पर पिछले साल आई आपदा से प्रभावित परिवारों के सदस्यों को राहत धनराशि उन्होंने प्रदान की। 13 परिवारों को विस्थापन के लिए भूमि का आवंटन भी उन्होंने किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों के साथ सरकार खड़ी है, हर संभव उनकी मदद की जा रही है। सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। सरखेत क्षेत्र में चल रहे सड़क के निर्माण कार्यों का भी मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। सरखेत में अगस्त 2022 में आपदा आई थी, कई लोगों की जान गई थी और कई लोगों को भारी नुकसान हुआ था। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी एरिया में आकर स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने ये जाना कि आपदा के बाद जिस तरीके से जो यहाँ पर निर्माण कार्य चलने थे, जिस तरीके से नदी का चैनलाइजेशन होना था, वो तमाम काम कितने पूरे हुए हैं।
इस पर स्थलीय निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने यहाँ पहुंचे अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि इस काम को तेजी से किया जा सके। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 13 लोग जो प्रभावित थे उनको आज चेक यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा 13 लोगों को जमीनें भी आवंटित की गई हैं ताकि उनका विस्थापन हो सके। इस क्षेत्र में लगातार आपदाएं आती रही हैं। अगस्त में एक बड़ी आपदा यहाँ पर आई थी जहाँ पर तमाम जो घर हैं वो जमींदोज हो गए थे और लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ था, कई मौतें भी यहाँ पर हुई थी। मुख्यमंत्री स्थलीय निरीक्षण के बावजूद उन्होंने यहाँ पर ये जानने की कोशिश की कि किस तरीके से यहाँ पर अब काम को आगे बढ़ाया जाएगा और ताकि यहाँ के लोग पूरी तरीके से सुरक्षित रह सकें। एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये में ये आया कि जो नदी है उसके आसपास अभी भी निर्माण कार्य देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में एमडीडीए का ये क्षेत्र आता है, जो जानकारी मिली है तो एमडीडीए को भी जो निर्माण कार्य यहाँ पर हो रहे हैं उनका पूरी तरीके से एक विस्तृत रिपोर्ट बनाने की बात कही गई है। ये जानने की कोशिश की गई है कि कहीं नदी के पास तो फिर से निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं, आने वाले भविष्य में कहीं एक बड़ी आपदा को फिर से न्योता तो नहीं दिया जा रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री अधिकारियों को ये साफ कर चुके हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर निगरानी रखें और इसके साथ ही साथ इस क्षेत्र में जिन भी लोग जो आपदा से प्रभावित हुए थे उनको पूरी मदद का आश्वासन मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से दिया है। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, सरखेत, मालदेवता। जनहानि भी हुई थी और साथ ही साथ जो मकान हैं, यहाँ की सड़कें हैं, अन्य जो हानियाँ हैं वो हानि भी हुई थी। तो इस क्षेत्र को पुनः मुख्य धारा में आए उसके लिए सारे विभाग काम कर रहे हैं। वहीं लोगों का पुनर्वास हो, विस्थापन हो। आज 13 लोगों को जो है विस्थापन की ओर बढ़ाया गया है, उनको आज पट्टे भी दिए गए हैं। हमारा प्रयास है कि ये क्षेत्र पूरा फिर से मुख्य धारा में लौटे और उसके लिए जो जरूरी काम है वो सब किए जाएंगे। इस मौके पर स्थानीय विधायक गणेश जोशी भी मौजूद रहे। उन्होंने भी सीएम धामी के साथ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। 19-20 अगस्त को जो आपदा आई थी और उस समय हमारे कुछ लोगों की जानें भी गई, 13 प्रभावित हुए। ये प्रदेश के अंदर ये पहला विस्थापन है तो इतनी जल्दी हुआ, उसके लिए मैं अपने जिलाधिकारी को भी, क्योंकि लगातार मामले को बरसू करते रहता हूँ, और आज उनको पट्टे व चेक यहाँ पर दिए गए। और जहाँ तक आपने चैनलेशन की बात की है, जब मैं आ रहा था मैं सीएम साहब से बात कर रहा था, अभी सचिव खनन से फ़ोन से बातचीत हुई है। हम उसका कोई वाया वीडियो निकाल कर शीघ्र ही इसमें चैनलिंग का हम काम शुरू कराएंगे ताकि भविष्य में, क्योंकि आपदा आने का मुख्य कारण ये है कि इसका लेवल लगातार बढ़ रहा है, उसको तुरंत कराया जाएगा। और हमारी सरकार लगातार, देखिए आपदा को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपदा के बाद जो मानवीय संवेदना है, सरकार उस संवेदना के साथ काम कर रही है। लगातार मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग करते हैं। खबर दोपहर में आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। अतीक के हमलावरों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हमलावरों ने चित्रकूट के पते पर फर्जी कार्ड बनवाया था। फर्जी आधार से प्रयागराज में होटल में कमरा बुक कराया गया था और पहचान छिपाने के लिए फर्जी पते पर यह आधार कार्ड बनवाए गए। चित्रकूट कनेक्शन पर अब एसआईटी की टीम भी जांच कर रही है। तीनों आरोपियों के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज करा सकती है एसआईटी। इस एंगल से भी जांच करिए कि तीनों शूटर्स चित्रकूट में ही इकट्ठे हुए थे और यहां से पहले लखनऊ गए थे। तो क्या लखनऊ में किसी से मुलाकात करने के बाद प्रयागराज आए थे? क्या चित्रकूट में हत्याकांड की साजिश रची गई और फर्जी आधार कार्ड दिए गए? क्या लखनऊ में इन्हें असलहे मुहैया कराए गए? हालांकि शूटर इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। वो बार बार यही दोहरा रहे हैं कि उनका कोई आका नहीं था और उन्होंने अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया है। एसआईटी कई एंगल से इस जांच को आगे बढ़ा रही है। उसमें फर्जी आधार कार्ड की बात सामने आई है तो एक और मुकदमा दर्ज हो सकता है। और चित्रकूट में इकट्ठा होने से पहले ये लोग लखनऊ गए थे तो एसआईटी की जांच का एंगल ये भी है कि वहां पर ये क्या किससे मिले थे। अतीक के हमलावरों पर खुलासे की बड़ी बातें क्या हैं, आइए आपको ये बताते हैं। शूटर लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह को लेकर खुलासा हुआ है। तीनों ने चित्रकूट के पते पर फर्जी आधार कार्ड बनवाया था। फर्जी आधार कार्ड पर प्रयागराज के होटल में कमरा भी बुक कराया था। एसआईटी टीम को मिली है उस आधार कार्ड की कॉपी जो फर्जी है। एसआईटी की जांच में आधार कार्ड पर दर्ज पते भी गलत पाए गए हैं और एसआईटी अब तीनों आरोपियों के चित्रकूट कनेक्शन की जांच भी कर रही है। अतीक अशरफ हत्याकांड में चित्रकूट के अन्य लोगों की भूमिकाओं की भी जांच एसआईटी के द्वारा जारी है। एसआईटी तीनों हत्यारोपियों के ऊपर एक और मुकदमा भी अब दर्ज करा सकती है फर्जी आधार कार्ड बनाने का।
तीनों शूटर चित्रकूट में मिले और वहां से लखनऊ गए थे, यह भी सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है। तो लखनऊ में क्या किसी से मुलाकात करने के बाद तीनों प्रयागराज आए थे, यह भी एसआईटी की जांच का विषय है। और एसआईटी को शक है कि चित्रकूट में हत्याकांड की साजिश रची गई। चित्रकूट में साजिश रचने के बाद फर्जी आधार कार्ड इन्हें दिए गए और लखनऊ में तीनों शूटर्स को असलहे मुहैया कराए गए। ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है एसआईटी की जांच के संबंध में। और इसी बीच में एक बड़ी अपडेट हमें मिल रही है फतेहपुर से। अतीक के करीबियों के कनेक्शन की पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। शेरे अतीक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े 200 लोगों में फतेहपुर के भी कई नाम हैं। एसआईटी की टीम कभी भी शेरे अतीक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े लोगों से पूछताछ कर सकती है। माफिया अतीक के 35 करीबियों की लिस्ट बनाकर टीम जांच में जुटी हुई है। जहानाबाद, हुसैनगंज, हदगांव, खखरेडू, सदर कोतवाली के पनी मोहल्ला सहित कई इलाकों के लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे। इसका नाम था शेरे अतीक। कई नाम इस ग्रुप में शामिल थे और जाहिर सी बात है कि एसआईटी अब इनकी भी जांच कर रही है। एक बड़ी अपडेट बुलंदशहर से। कोल्ड स्टोर में नए सिरे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। कोल्ड स्टोरेज में भरी गाजर की बोरियों को हटाने का काम फिर से वहां पर शुरू किया गया है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें वहां मौके पर मौजूद हैं। ओवरलोडेड बोरियों के वजन से लोहे से बना स्ट्रक्चर झुक रहा है। झुकते स्ट्रक्चर के कारण दबे मजदूरों की जान को खतरा है। बोरियों के भार से ही कोल्ड स्टोरेज में लोहे के पिलर क्षतिग्रस्त हुए। फिर से वहां पर एक और चरण में ये रेस्क्यू शुरू किया गया है। ये बोरियां जो है जिनके वजन से ये झुक रहा है, उसको हटाने का काम शुरू किया गया। हादसा हुआ, पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। 2 से 3 मजदूर कोल्ड स्टोर के अंदर बेसमेंट में फंसे हुए हैं। उन्हीं की जान बचाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। लगातार प्रयास जारी, फायर ब्रिगेड के द्वारा, एनडीआरएफ के द्वारा, स्थानीय प्रशासन के लोगों के द्वारा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।